हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है लेसन प्लान या पाठ योजना। साइंस सब्जेक्ट में लेसन प्लान किस प्रकार तैयार किया जाता है, किस तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं और उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बेस पर पूरा लेसन प्लान किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, वो हम आज के इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है उसमें लेसन प्लान बनाते समय हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग करते हैं। ब्लूम जो बी.एफ. ब्लूम थे, उन्होंने जो टैक्सोनॉमी दी, उन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया। लेकिन जो लेसन प्लान बनाया जाता है उसमें हम फोकस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन पर। और कॉग्निटिव डोमेन में मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। लेकिन अब यहाँ पर उसके बाद एक और इसमें टैक्सोनॉमी में रिवाइज किया गया इसको और ब्लूम की न्यू टैक्सोनॉमी आई। लेकिन आज मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो बेसिक की वर्ड्स थे या की वर्ब्स थे जिनका यूज़ करके लेसन प्लान को हम बनाते हैं। पहले हम उन पर बात करेंगे, उसके बाद हम लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे और एक लेसन प्लान देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है नॉलेज या ज्ञान। तो ज्ञान में क्या आता है? ज्ञान का मतलब होता है रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल। आपने पहले से जो कुछ जाना हुआ है या जो विषय वस्तु आप पहले से जानते हैं उसको याद करना और याद करके किसी प्रश्न का जवाब देना कि हाँ पहले ऐसा हुआ था, मैं इस बारे में पढ़ चुका हूँ। अगर इससे रिलेटेड आप कोई बात कर रहे हैं तो वो नॉलेज या ज्ञान के अंदर आती है। और इस ऐसे भी जो एबिलिटी होती है वो रिकॉल या रिकॉग्नाइज जो होते हैं वो कर पाते हैं। और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं तो जो वर्ब्स यूज़ करते हैं, या तो हम डिफाइन करना या स्टेट करना, लिस्ट, नेम, राइट, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, मेज़र, इन सारे टर्म्स का हम यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जब नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो इसमें हम प्रीवियसली लर्न मटेरियल की बात करते हैं जो रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन पर बेस्ड होता है। दूसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये एक लेवल हाई है नॉलेज से और एक एक करके सारे लेवल ऊपर चलते चले जाते हैं, हायर लेवल होते चले जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जो चीज़ आपको बताई गई है, जो विषय वस्तु या कंटेंट आपको दिया गया है, उसमें से आपने कितना मतलब या कितना अर्थ उसका निकाल कर उस चीज़ को समझा। अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो एबिलिटी हमारी कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी कहलाती है। ऐसे लोगों में ऐसे ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते समय हमें रिलेशनशिप डिस्क्रिमिनेट करना या एक्सप्लेन करना, ये सारी एबिलिटीज़ इसके अंदर आती हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। और ऑब्जेक्टिव बनाते समय हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं, वर्ब्स यूज़ करते हैं, वो होती हैं आइडेंटिफाई, जस्टिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, फॉर्मुलेट करना या क्लासीफाई करना किन्हीं चीज़ों को, जज करना, किन्हीं दो के बीच में जजमेंट करना कि कौन सा बेटर है, जस्टिफाई करना, ये सारे, या एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हम किसी भी कंटेंट को विस्तार पूर्वक समझाते हैं अपने समझ के अनुसार, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इसके बाद एक और थर्ड लेवल जो उससे हाई होता है वो होता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि आपने जो ऊपर के दो लेवल ज्ञान और अवबोध यानी नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपने जो कुछ भी सीखा, वो चीज़ आप अपनी डेली लाइफ में या न्यू सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहलाता है। इसकी जो मेन फीचर है इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ लर्नेड मटेरियल टू अ न्यू सिचुएशन। किसी नई परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम किसी चीज़ के रीज़न देते हैं, हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, या फिर इन्फ्रेंस या अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ का। वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब एप्लीकेशन के अंदर आती हैं। और जब इनके ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं तो हम मेनली जो वर्ब्स यूज़ करते हैं वो होती हैं प्रिडिक्ट करना, असेस करना, शो करना, ये डिमॉन्स्ट्रेट, कंप्यूट करना, ये डेली लाइफ में उस एक्टिविटी को काम में लेना, हायर एजुकेशन में काम में लेना, ये सारे जो टर्म्स हैं ये तब सब जो है
वो हम ऑब्जेक्टिव लिखते समय, एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव लिखते समय ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो होता है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उसकी स्टडी करना। इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, यानी किसी एक बड़े कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ करके और जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो एनालिसिस या विश्लेषण कहलाती है। अभी हम लेसन प्लान में देखेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे जिन्हें हम टीचिंग पॉइंट नाम देंगे। तो हमने क्या किया, एक बड़ा टॉपिक लिया और उस बड़े टॉपिक को अपनी सुविधा के अनुसार जितना हम पढ़ा सकते हैं एक दिन में बच्चों को कंटेंट, उसके हिसाब से हमने उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो सब पार्ट्स हैं या मेन टॉपिक को सब टॉपिक्स में जो तोड़ा गया है, ये पूरी जो प्रोसेस है ये कहलाती है एनालिसिस या विश्लेषण करना। ऐसे टर्म्स लिखते समय हम आइडेंटिफाई, कंक्लूड, डिफरेंशिएट, कंपेयर, रिजॉल्व, क्रिटिसाइज, इन सभी वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके बाद इससे एडवांस जो स्टेप आता है वो आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब हो गया संश्लेषण करना। यहाँ हमने एक बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ने के बाद उसकी स्टडी की थी, लेकिन सिंथेसिस का मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो कुछ आपने छोटी छोटी चीज़ों से समझा उन सबको एक साथ लेते हुए आप एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हो, एक नई चीज़ का निर्माण करते हो। वो चीज़ होती है सिंथेसिस या संश्लेषण करना। संश्लेषण करना मतलब बनाना, नया बनाना। इट इज़ द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। किसी नए का निर्माण करने के लिए हम जब सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं तो ऐसी जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी आपके सिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है, संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। और इनको यूज़ करते समय जो हम टर्म काम में लेते हैं वो कंबाइन, समराइज करना या ऑर्गेनाइज करना, डिराइव करना, रिलेट करना या कंक्लूड करना, ये बेसिकली काम में ली जाती हैं वर्ब्स। लास्ट जो अपर मोस्ट इसका जो स्टेप है ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन में, वो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मूल्यांकन का मतलब होता है वैल्यू को नापना, किसी चीज़ के मूल्य को मापना। मूल्य कैसे होगा? मूल्य का मतलब होता है जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप जज कर पाएँ कि वास्तव में जो मैं जिस पर्पस को लेके चल रहा था वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं बेसिकली। तो इट इज़ द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल फॉर गिवन पर्पस। जो पर्पस आपका था उसके लिए वास्तव में आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हुई या नहीं, वो देखने का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन वाला ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और इसको लिखते समय हम डिटरमाइन, डिफेंड, क्रिटिसाइज, इवैल्यूएट, इन सभी टर्म्स का यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। और क्वेश्चन आंसर के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने बच्चे को जो पढ़ाया वो वास्तव में उसकी समझ में आया या नहीं आया। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिनके बेस पर हमें लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं वो ये हैं, और इनके आधार पर हम लेसन प्लान कैसे फ्रेम करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले उसके जो बेसिक टर्म उसमें यूज़ किए जाते हैं वो हमें पता होने चाहिए कि इसके अंदर आखिर हम लिखेंगे क्या, कैसे हम लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे। तो वो चीज़ हम जो देख रहे हैं वो हम आगे देखने वाले हैं कि वास्तव में जो टर्म यूज़ होती हैं लेसन प्लान के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं। जब हम लेसन प्लान फ्रेम करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक टर्म आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? जर्नल ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो किसी एक लेसन के लिए अलग से तैयार नहीं किए जाते। ये पूरे सब्जेक्ट के या पूरे यूनिट के एक साथ तैयार किए जाते हैं और ये अक्सर रिपीट होते हैं यूनिट टू यूनिट या चैप्टर टू चैप्टर, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड ऑब्जेक्टिव है जो हम मान के चलते हैं कि इतनी तो बच्चे के अंदर एबिलिटी हमें डेवलप करनी है। हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे में कम से कम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, उसको चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करने की एक एबिलिटी डेवलप होगी। साइंस, चूँकि साइंस साइंटिफिक मेथड की बात करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने की बात करता है, तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को करना, क्योंकि साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी चीज़ के क्रिटिकली एनालाइज करने पर फोकस करते हैं। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव हैं जो सब्जेक्ट पर फोकस्ड है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अलग से बनाने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये कई लेसन के लिए या यूनिट के लिए या चैप्टर के लिए
एक साथ काम करते हैं और कई बार रिपीट भी हो सकते हैं। ये जनरलाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं इनसे थोड़ा अलग आते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये इनसे थोड़ा सा इनका जो है वो एरिया नैरो है। नैरो इसलिए कहूँगी क्योंकि ये लेसन टू लेसन वेरी करते हैं। दे वेरी फ्रॉम लेसन टू लेसन एंड नीड टू बी मेंटेन विथ केयर। अब आप इनको जब बनाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर लेसन प्लान को जिसको आप बना रहे हो, उस के जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से आप लेना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप करना चाह रहे हो, नॉलेज कैसी होगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होगा, वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। ये एसोसिएटेड वर्ब्स के साथ लिखे जाते हैं। वो वर्ब्स हमने अभी पहले डिस्कस की थी इस वाली स्लाइड में। ये सारी जो एसोसिएटेड वर्ब्स हैं, इन सभी वर्ब्स के साथ में इनको लिखा जाता है। अब बात आती है कि वास्तव में ये लिखेंगे कैसे। तो ये केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर लिखे जाएं या कॉम्प्रिहेंशन पर लिखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली जब लेसन प्लान बनाया जाता है तो जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो ऑब्जेक्टिव या तो नॉलेज पर बेस्ड होते हैं या अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि लगभग कॉग्निटिव डोमेन के सभी ऑब्जेक्टिव को या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को हम अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर पाएँ और स्टूडेंट के अंदर वो एबिलिटीज़ डेवलप कर पाएँ। केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना साइंस का मेन मोटो नहीं है। स्टूडेंट के अंदर एप्लीकेशन की एबिलिटी भी आनी चाहिए, उसके अंदर स्किल भी डेवलप होना चाहिए, वो प्रॉपर एनालिसिस सिंथेसिस भी कर पाए चीज़ों का, ये भी डेवलप होना चाहिए। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं और ये रिपीट होते हैं लेसन टू लेसन, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये इनका जो एरिया है कंपैरेटिवली नैरो होता है और ये लेसन टू लेसन वेरी करते हैं। अलग अलग लेसन के नीड के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स का मतलब है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण सामग्री कौन सी होगी, टीचिंग लर्निंग एड्स कौन से होंगे, वो सभी चीज़ें जो आप अपनी टीचिंग में काम में लोगे बच्चों को किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। जब हम जो भी चीज़ें बच्चे को समझाने के लिए काम में लेते हैं एज अ एड या किसी उपकरण के रूप में या सहायक सामग्री के रूप में, वो सभी चीज़ें टीचिंग एड कहलाती हैं, जिसमें चार्ट, मॉडल, टेबल्स, स्पेसिमेंट्स और आपका प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेसन प्लान बनाते समय उसमें बच्चे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें भी लिख देते हैं टीचिंग एड में, लेकिन ये वास्तव में एक आइडियल लेसन प्लान में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये टीचिंग एड नहीं है, ये एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें टीचिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। इनके बिना टीचिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दीज आर नॉट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बट एसेंशियल फॉर टीचिंग। आप इनको ये मान सकते हो कि हाँ, इनके बिना टीचिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको टीचिंग एड नहीं कहेंगे, ये तो एसेंशियल पार्ट है ना। इसके बाद हम आगे बात करें कि वास्तव में हम किस उस पर लेकर के चल रहे हैं इसको, तो आता है अगला टर्म प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि बच्चा पहले क्लास में आने से पहले उसको पहले से कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, क्या वो पहले से कुछ जानता है। जितना उसका लेवल है क्लास का, उससे एक लेवल नीचे उसका प्रीवियस लेवल नॉलेज का लेवल होगा। इट फोकस अटेंशन ऑन बिहेवियर दैट चिल्ड्रन पजेस बिफोर टीचिंग। आपके पढ़ाने से पहले बच्चा जो कुछ भी जानता है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज है। अब आजकल इसको एंट्री लेवल बिहेवियर भी कहा जाने लगा है, प्रीवियस नॉलेज की जगह इसको एंट्री लेवल बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल टीचिंग। एंट्री कर रहे हैं आप वहाँ से अपनी टीचिंग में, आप अपने लेवल को एनहांस करने के लिए, अपने बिहेवियर को, अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए आपका एक एंट्री पॉइंट है ये, इसीलिए इसको एंट्री लेवल बिहेवियर भी कहा जाता है और इसको प्रीवियस नॉलेज भी कहा जाता है। जो क्लास में आपकी टीचिंग से पहले बच्चा जानता है वो कंटेंट प्रीवियस नॉलेज कहलाता है। इसके बाद बात आती है टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की मेथड या स्ट्रेटजीज़ को काम में लेते हैं और इन्हीं के वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो क्या टीचिंग मेथड होगी, अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग मेथड्स थोड़ी अलग होंगी। यहाँ चूँकि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली साइंस में जो बात होती है वो आती है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, या एक्टिविटी बेस्ड मेथड।
या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, ऐसी मेथड जिसके थ्रू स्टूडेंट को एक्टिव रखा जाए, वो सब साइंस पर बेस्ड होती हैं, साइंस बेस्ड मेथड्स होती हैं। तो टीचिंग मेथड आप कौन सी यूज़ कर रहे हो वो हमें लिखनी होती हैं लेसन प्लान के अंदर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन किस प्रकार किया जाना चाहिए? चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में, या तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछा जाए, या किसी एक्टिविटी को कंडक्ट कराते हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। स्टूडेंट का अटेंशन होना चाहिए आपके ऊपर। आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके का शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और स्टूडेंट आपके बात के ऊपर फोकस करने चाहिए कि आप वास्तव में पूछना क्या चाह रहे हो, उन्हें क्या बताना चाह रहे हो। वो इंट्रोडक्शन पार्ट कहलाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रेजेंटेशन। लेसन प्लान में जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लान एंड कंसिस्ट टीचिंग पॉइंट्स। इसमें जो मेन 3 बातें हम करते हैं वो करते हैं टीचिंग पॉइंट, टीचर पीपल एक्टिविटी और इवेल्युएशन। 3 कॉलम हम बनाते हैं लेसन प्लान के इस प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में। और उसमें पहला जो कॉलम होता है वो होता है टीचिंग पॉइंट का, दूसरा कॉलम होता है टीचर पीपल एक्टिविटीज़ का, और तीसरा जो कॉलम होता है वो इवेल्युएशन का होता है। टीचिंग पॉइंट्स आर सब टॉपिक्स ऑफ मेन टॉपिक। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, जब ये हमने एनालिसिस और सिंथेसिस की बात की थी, तो एनालिसिस में हमने कहा था कि हम अपने टॉपिक को सब टॉपिक्स में तोड़ देते हैं। तो जो टीचिंग पॉइंट्स होते हैं वो सब टॉपिक्स होते हैं मेन टॉपिक के, जितना हम एक क्लास के अंदर कवर कर सकते हैं कोर्स। पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ा सकते एक पीरियड में, तो जितना हम पढ़ा सकते हैं उसको हम टीचिंग पॉइंट्स में टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। टीचर पीपल एक्टिविटी के अंदर आती हैं वो सभी एक्टिविटी आती हैं जो आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उस पर्टिकुलर क्लास में कंडक्ट करते हो। उसमें आपकी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, उसके आपका प्रेजेंटेशन भी आता है, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो सब टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टीचर पीपल एक्टिविटी में आती हैं। थर्ड नंबर का जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एवेल्युएशन या मूल्यांकन का। और मूल्यांकन का मतलब होता है, इसमें जो भी मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का मतलब ये होगा कि हम लेसन प्लान के लास्ट में क्वेश्चन पूछें, केवल ये ऐसा नहीं है, बल्कि हम साथ के साथ इवेल्युएट करते चलते हैं जो कंटेंट हमने पढ़ाया है वो बच्चा वहाँ तक सीखा या नहीं सीखा। तो उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि इमीडिएट फीडबैक हमें पता चल जाए कि बच्चा वास्तव में समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। अगर आपके पढ़ाई में से बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसके कंटेंट समझ में नहीं आया है, तो हम उस टॉपिक को बच्चे को दोबारा समझाते हैं। इसीलिए जो टीचिंग के दौरान काम में लिया जाता है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन काम में लिया जाता है। हियर टीचिंग एड्स आर यूज ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन और इवेल्युएशन। आप टीचिंग एड का भी यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए भी, और इवेल्युएट करने के लिए, दोनों समय आप टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हो प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में। दिस मेक स्टूडेंट मोर अटेंटिव एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग। जितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका प्रेजेंटेशन पार्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग में अटेंटिव वे में पाओगे। बच्चा आपकी टीचिंग पर तभी फोकस करेगा जब आप उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दोगे, और उसका तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। लर्निंग में जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में प्रेजेंटेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसको फ्रेम करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें, कंटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या हम कैसे टीचिंग एड यूज़ करें, चार्ट या मॉडल हमारे अट्रैक्टिव होने चाहिए, और उनको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं आपको लेसन प्लान प्रेजेंट कैसे करते हैं वो अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल लेसन प्लान कैसे बना रहे हैं वो बात कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन के समय जो जो चीज़ें याद करनी है वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। इसके बाद लास्ट में जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, आपने आज जो बच्चे को पढ़ाया है वो खत्म हो गया कंटेंट, तो उसके बाद हम करते हैं रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। या तो चैप्टर की समरी की जाती है उस समय, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर के द्वारा जो उन्होंने पढ़ाया उसमें से। इस समय स्टूडेंट बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा कंटेंट रिवाइज भी हो सकता है, और उनमें से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो उन्हें अपने पहले सीखे हुए के बेस पर उनके आंसर देने होते हैं। तो ये रिकैपिचुलेशन की प्रोसेस होती है, और लास्ट में होम असाइनमेंट या होमवर्क दिया जाता है। होम असाइनमेंट्स कैसा होना चाहिए? होम असाइनमेंट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, रिवाइज, री और अप्लाई। यानी कि कंटेंट रिवाइज भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए जिससे बच्चा कुछ सीख रहा है आप उसको री दे पाओ, और उसको डेली लाइफ में वो अप्लाई करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ करने के लिए दे दी कि आप इस काम को करके देखिए। ऐसे असाइनमेंट हम होम असाइनमेंट में दे सकते हैं। प्रॉपर असाइनमेंट शुड बी गिवन।
ऐसा नहीं हो कि आपने केवल एक क्वेश्चन दे दिया और उसको वो भी थ्योरी का दे दिया और बच्चे उसको कॉपी में नोट कर लाएं। नहीं, ये तो केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हुआ। आप बच्चे को एनालिसिस और स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हो करने के लिए, जिससे बच्चे की स्किल डेवलप हो, कोई डायग्राम ड्रॉ करवा सकते हो, और या फिर उसकी डेली लाइफ से लिंक करते हुए उस एक्टिविटी जो आपने पढ़ाया है उसको लिंक कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं आगे के लेसन प्लान में आपसे बात करूंगी इसके बारे में। अब हम पहले देखते हैं कि वास्तव में लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है। बेसिक टर्म हमने देख ली, अब हम लेसन प्लान का फॉर्मेट देखने वाले हैं। लेसन का प्लान का फॉर्मेट इस तरीके का एक फॉर्मेट मैंने लिया है, जिसमें सबसे ऊपर लेसन नंबर, आप कौन से नंबर का लेसन पढ़ा रहे हो, डेट डालोगे, आपका सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक आप जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हो। इसी के साथ में राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं क्लास एंड सेक्शन, किस क्लास का है वो लेसन प्लान जो आप बना रहे हो, कौन से पीरियड में आप उसको पढ़ाओगे क्लास में, और कितने मिनट की आपकी क्लास होगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, 30 मिनट की या 35 मिनट या 40 मिनट, जो भी है वो इसमें लिखा जाता है। अब बात आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद लिखे जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन टीचिंग एड्स, फिर प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान के बाद हम टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि की बात करते हैं। इसके बाद आती है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। उसके प्रस्तावना करने के बाद में हमारा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का पार्ट आता है। जैसा हमने देखा था, इसके 3 मेन कॉलम हम इस लेसन प्लान के अंदर बनाते हैं। पहला टीचिंग पॉइंट का होता है, दूसरा टीचर पीपल एक्टिविटीज़ का होता है, और तीसरा इवेल्युएशन का होता है। ये एक हमारा प्रेजेंटेशन तक का पार्ट है। इसके बाद लास्ट में जैसा हमें मालूम है 2 पॉइंट और बचते हैं, रिकैपिचुलेशन का जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं या समरी कर सकते हैं, और होम असाइनमेंट का जिसमें हम बच्चे को क्वेश्चन देते हैं। लास्ट में हम एक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी या ब्लैक बोर्ड वर्क का एक कॉलम बनाते हैं, जिस कॉलम के अंदर हम बेसिकली जो जो काम हमने ब्लैक बोर्ड पर किया वो सब लिखते हैं। या तो आप ब्लैक शीट पर लिख सकते हो इसको, या फिर आप वैसे ही ब्लैक बोर्ड समरी लिखकर अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। अब हम एक बायोलॉजी का लेसन प्लान देख रहे हैं, जी लेसन प्लान में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव फ्रेम हुआ और कैसे लेसन प्लान बनाया गया है। जैसे सैम्पल लेसन लिया है मैंने बायोलॉजी का, लेसन नंबर 1, डेट आपकी जो मेंशन करनी हो, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7th है, ए सेक्शन है, 5th पीरियड है, टॉपिक है मेरा रूट, और रूट में भी टाइप्स और फंक्शंस के बारे में मैं बात करूँगी। यहाँ आप चाहो तो रूट आप यूनिट में डाल सकते हो और टॉपिक में टाइप्स और फंक्शन भी डाल सकते हो अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो तो, लेकिन मैंने यहाँ पर टॉपिक में ही डाला है। रूट के टाइप्स और फंक्शन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, और 35 मिनट की मेरी क्लास होगी। ये मेरा एक लेसन प्लान का एक इंट्रोडक्शन है, शुरुआती जो बेसिक्स हैं वो हैं। अब बात आती है जनरल ऑब्जेक्टिव की। चूँकि हमने कहा था जनरल ऑब्जेक्टिव लेसन टू लेसन सेम जो है वो सेम ही रहते हैं, लगभग रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये साइंस के ब्रॉड एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। तो इसमें जो हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं वो पहला है टू डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यानी पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है स्टूडेंट के अंदर अवलोकन की क्षमता को पैदा करना, और उस अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष तक पहुंचना। ये प्रक्रिया जो है वो पहला हमारा लर्निंग जनरल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा टू डेवलप पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट के अंदर लर्नर जितने भी हैं हमारे, उन सभी बच्चों के अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति को पैदा करना है, क्योंकि ये साइंस की बेसिक एक प्रॉपर्टी है कि हम स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। ये हमारा काम है एज अ टीचर। तो हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता हो, उन्हें सोचने पर मजबूर करे कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है। WH वाली जो चीज़ें हैं वो सारी क्रिटिकल थिंकिंग में आती हैं। अब थर्ड नंबर का जो पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट। चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत होना ज़रूरी है, इसीलिए टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। ये 3 जनरल ऑब्जेक्टिव हमने साइंस के हिसाब से फ्रेम किए। अब आते हैं हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं हमारे आपकी इस पाठ को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप होगी। आफ्टर द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, पाठ के पश्चात विद्यार्थी किस चीज़ में योग्य हो सकेंगे या विद्यार्थी क्या करने लायक हो सकेंगे। पहला, रिकॉल द पोजीशन ऑफ रूट, कहाँ रूट स्थित होती है इसके बारे में याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, और उसकी शेप कैसी होती है इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और देखी हुई है रूट। तो ये नॉलेज बेस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा है टेल 2 टाइप्स ऑफ रूट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, वो बता पाएंगे कि 2 तरीके की रूट्स होती है, जो आपने समझाया उसके बाद बता पा रहे हैं इस चीज़ को, इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है और उन्होंने उसको अपना अर्थ निकाल के आपको समझाया, उनकी विशेषताएं बताएं। थर्ड नंबर पे है एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ रूट, ये भी एक आपका जो है अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो कुछ बच्चे को पढ़ाया वो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य करती है जड़ पौधे के लिए। फोर्थ नंबर का जो ऑब्जेक्टिव हमने फ्रेम किया है, विशिष्ट उद्देश्य जो हमने बनाया है वो बनाया है गिव एग्जांपल्स ऑफ रूट एंड रिलेट देम विद वेजिटेबल्स। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव है, जैसा आपको नाम पता चल रहा है इससे देखने पर इसकी लैंग्वेज को, कि आपको स्टूडेंट आपको ये बताने के लायक हो पाएंगे कि वो डिफरेंट टाइप के रूट्स के एग्जाम्पल आपको दे सकें और उनको वेजिटेबल्स के साथ रिलेट कर पाएँ। वेजिटेबल्स मतलब गाजर होती है या मूली होती है या फिर चुकंदर होती है, ये तो वास्तव में जड़ होती हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं। इतना ये जो है वो एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाएँ इन चीज़ों को, ये एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, ये हम मान के चलते हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट मैप शोइंग डिफरेंट रोल्स ऑफ रूट सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट मैप या एक फ्लो डायग्राम बच्चे बना पाएंगे जिसमें रूट सिस्टम के डिफरेंट रोल है, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या काम करती हैं, किन किन पौधों में कौन कौन सी रूट्स पाई जाती हैं, उन सबका एक कॉन्सेप्ट मैप या संप्रत्य मानचित्र बच्चे बना पाएंगे। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग एड की। टीचिंग एड जो है वो पहला है डिफरेंट प्लांट्स हम ले सकते हैं जिनमें रूट्स हों अलग अलग तरीके की, टैप रूट और फाइब्रस रूट। इसी के साथ मॉडिफाइड रूट लाइक बीट, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, चुकंदर और के शकरकंदी, ये सब आप रख सकते हो। और चार्ट भी आप ले सकते हो डिफरेंट टाइप की रूट्स का। इसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब पूर्व ज्ञान। इसमें है स्टूडेंट नो दैट प्लांट्स हैव रूट्स एंड शूट सिस्टम सेपरेटली, दे हैव सीन वेरियस वेजिटेबल्स इन डेली लाइफ। स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि पौधों के अंदर जड़ का और तनी का एक अलग अलग सिस्टम काम करता है और वो अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को देख चुके हैं। ये उनकी प्रीवियस नॉलेज है 7th क्लास के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम टीचिंग मेथड की बात करेंगे। चूँकि हम साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमारे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा, क्योंकि हम चीज़ें दिखा के बच्चों को यहाँ पर उनको समझा भी रहे हैं और साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड मेथड, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर को इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करते समय आपको बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ता है कि अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन या तो सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों के को अपने टॉपिक तक लेकर जाएं, या फिर आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराएं और वहाँ उसके बाद आप पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुँचें। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनके बेस पर मैं अपने टॉपिक तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पूछा, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना बनाते हैं। स्टूडेंट ने जवाब दिया प्लांट्स बनाते हैं। फिर मैंने कहा टेल मी द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के पार्ट बताइए। उन्होंने बताया रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब होते हैं। मैंने कहा दैट्स राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, क्या काम करती है जड़। बच्चों ने जवाब दिया इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। यस ट्रू। हाउ डू यू नो द टाइप ऑफ रूट, आप रूट को किस तरीके, कितने टाइप होते हैं ये कैसे बता पाते हैं, आप क्या जानते हो कि रूट के कितने टाइप होते हैं। स्टूडेंट में या तो कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे और हो सकता है कुछ आपके पास रिस्पॉन्स आ भी जाए। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखते हैं। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का मतलब होता है टुडे विल शैल स्टडी अबाउट टाइप्स एंड अदर फंक्शंस ऑफ रूट, आज हम जड़ के विभिन्न प्रकारों और उसके विभिन्न कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 पॉइंट कॉलम हम पहले ही बना चुके हैं। टीचिंग पॉइंट में मैंने अपने टॉपिक को अपनी सुविधा के हिसाब से पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो लिखा है टाइप ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट में टैप रूट और फाइब्रस रूट, यानी मूसला मूल और रेशेदार मूल, इन दो के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो टीचर एक्टिविटी क्या होगी, टीचर क्या करेगा, टीचर विल शो सम प्लांट्स विथ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। स्टूडेंट्स को कुछ पौधे दिखाएगा जिसमें कुछ पौधे में मूसला मूल होगी, टैप रूट होगी और कुछ में फाइब्रस रूट होगी। उसके दिखाने के बाद बच्चों से वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लुक दिस रूट्स चिल्ड्रन, डू यू फाइंड देम सिमिलर और डिफरेंट, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सभी एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। स्टूडेंट का यहाँ पीपल रिस्पॉन्स वाले में जब स्टूडेंट जो जवाब देंगे वो हम पीपल रिस्पॉन्स वाले कॉलम में लिखते हैं। स्टूडेंट ने जवाब दिया यस, सम रूट्स आर थिक एंड सम आर थिन और हेयर लाइक।
कुछ मोटी हैं, कुछ पतली हैं। तो टीचर ने बोला गुड। हाँ, एनी अदर डिफरेंस, कुछ और दिखाई दिया तुम्हें? स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, स्टूडेंट ने बोला सम रूट्स आर लॉन्ग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। फिर टीचर ने बोला वेरी गुड, देखो फर्स्ट काइंड ऑफ प्लांट जो होते हैं, पहली तरीके की उन्होंने रूट दिखाते हुए कहा कि उसमें एक मेन रूट होती है, उससे बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है जिसमें एक मेन रूट होती है और उससे बहुत सारी साइड में रूट्स निकलती हैं, ऐसे रूट्स को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने समझाना शुरू करा फाइब्रस रूट किसे कहते हैं, टैप रूट किस किस में पाई जाती है, फाइब्रस रूट किस किस में पाई जाती है। उन्होंने जब पूरा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, तब तक स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने उस चीज़ को केयरफुली सुना और ऑब्जर्व किया कि वास्तव में उन रूट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है। समझाने के बाद टीचर ने एवेल्युएशन में जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन उनको करना था, उन्होंने क्वेश्चन किया बच्चों से, क्लासीफाई दीज प्लांट्स इन बोथ काइंड ऑफ रूट्स कैटेगरी। जो बहुत सारे पौधे वो लेकर आई थी, उनमें से उन्होंने कहा कि इनमें से दोनों कैटेगरी में, रूट टैप रूट और फाइब्रस रूट, इन दोनों कैटेगरी में प्लांट्स को क्लासीफाई करो, अलग अलग करके रखो। स्टूडेंट्स ने वो एक्टिविटी कंडक्ट की। तो यहाँ उनको समझ में आ गया कि वास्तव में टैप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है, क्योंकि उसी के बेस पर तो वो अलग कर पाए। इसी तरीके से हम लेसन को आगे बढ़ाते चलते हैं। दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट्स में हम बात करते जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। पहला उसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, या दूसरा है ज़मीन के अंदर पौधे को जो है फिक्स रखती है, सपोर्ट देती है, पानी को ऑब्जॉर्व करती है, या सॉइल इरोजन को रोकती है। कैसे करती है वो सारे काम, वो टीचर एक्टिविटी के अंदर आएंगे। अगर आप क्वेश्चन उनमें से रिलेटेड पूछ रहे हो तो वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स के अंदर आएंगे। और इतना सब पढ़ाने के बाद आप स्टूडेंट से जो क्वेश्चन साथ के साथ पूछते चलोगे आपके पढ़ाए हुए में से, वो सब आपका इवैल्यूएशन पोर्शन के अंदर आएगा। अब लास्ट में आते हैं हम रिकैप्चुलेशन पर। रिकैप्चुलेशन का मतलब हो गया पुनरावृत्ति। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप चाहें तो समरी कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसमें मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है नेम टू सिस्टम ऑफ प्लांट। बच्चा जवाब देगा देयर आर टू सिस्टम ऑफ प्लांट, फर्स्ट रूट सिस्टम, सेकंड शूट सिस्टम। नेम टू काइंड्स ऑफ रूट, आंसर होगा टैप रूट, फाइब्रस रूट। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट 3 प्लांट्स दैट हैव टैप रूट एंड फाइब्रस, 3 पौधों के नाम बताइए। हाउ कैन वी अवॉइड एरोजन ऑफ सॉइल। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों के रिकैप्चुलेशन के अंदर पूछे हैं। उसके बाद होम असाइनमेंट दिया। होम असाइनमेंट के अंदर मैंने बच्चों को पहला जो असाइनमेंट दिया वो दिया ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ टैप एंड फाइब्रस रूट्स। उनको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, टैप रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट कैसी होती है उसका, ताकि वो उनके फीचर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान पाएँ और उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। दूसरे नंबर पे मैंने दिया लिस्ट आउट फंक्शन ऑफ रूट्स। आप एक चार्ट बनाइए या एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप डिफरेंट फंक्शंस को लिखो रूट्स के, कि क्या क्या काम करती हैं। साथ ही ब्लैक बोर्ड समरी जो लिखी है, ब्लैक बोर्ड समरी में मैंने कॉन्सेप्ट मैप बनाया जिसमें मैंने टाइप्स बताए और फंक्शन ऑफ रूट्स बताए। एक इस तरीके से रूट लिखकर उसके 2 पार्ट बना दिए। यहाँ टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में किस किस में मिलती है, फाइब्रस रूट किस किस में मिलती है। फिर जो रूट होती है ये क्या फंक्शंस करती है, वो फंक्शन के बेस पर एक पूरा डायग्राम आप ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हो। तो इस तरीके से हम साइंस में लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली लेसन प्लान लिखते समय हमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को यूज़ करना होता है। और बनाते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सही तरीके से फ्रेम होने चाहिए। साथ ही साथ जो आप क्वेश्चंस ले रहे हो उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए और स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तब आपका लेसन प्लान एक परफेक्ट लेसन प्लान की शेप में आ पाएगा। अदरवाइज इसमें करेक्शंस बच्चों के रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। होप आपकी समझ में लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं ये अच्छे से आ गया होगा। आगे फिर हम किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच आपके धैर्य पूर्वक सुनने के लिए।